स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। तो शुरू में हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन यह है कि थोड़ी सी फाउंडेशन हमारी बन जाएगी, तो वो आगे चल के वही बात रिपीट होगी, तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि एयर कंडीशनिंग व्हाट आर एचवीएसी सिस्टम। तो एचवीएसी सिस्टम के जो मेनली 5 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। द एचवैक सिस्टम प्रोवाइड टोटल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर इन द ह्यूमिडिटी। जनरली स्पीकिंग, एक लेमैन के लिए टेम्परेचर ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज टेम्परेचर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर जो है ये दो तरह का मॉइस्चर होता है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। मॉइस्चर तो बेसिकली मॉइस्चर ही है, लेकिन ह्यूमिडिटी को हम दो तरह से, इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और दूसरे को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के दरमियान जो फर्क है, इंशाल्लाह वो जो साइक्रोमेट्रिक का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोनों में क्या फर्क है। आपकी नॉलेज के लिए, जो अभी ह्यूमिडिटी की हम बात करते हैं नॉर्मली कि ह्यूमिडिटी इतनी है, या आप अमूमन देख रहे होते हैं गूगल पे जो वेदर है उस पे जो ह्यूमिडिटी आ रही होती है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अकेली ह्यूमिडिटी जो है वो कोई मायने नहीं रखती, उसके साथ आपको टर्म लगानी पड़ेगी कि इट इज आइदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इज इट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो हमने भी डिस्कस किया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एचवीएसी सिस्टम लगाने के, उसमें टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी दो तरह की होती है, एक को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जनरली जो हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मली अपनी डे टू डे बातचीत के अंदर, जो उस वक्त ह्यूमिडिटी की बात करते हैं वो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की हम बात नहीं कर रहे होते, जो कि परसेंटेज में हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन दोनों में फर्क क्या है ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आगे चल के से मुराद है कि जब साइक्रोमेट्रिक्स का टॉपिक आएगा उस वक्त हम इसको डिस्कस। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर फॉर वेंटिलेशन। जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अहम है, उतना या उससे ज्यादा अहमियत जो है वो वेंटिलेशन की है। ये किसी भी एरिया में इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं। नॉर्मली इसको फ्रेश एयर भी कहते हैं, लेकिन टर्म जो है इट इज बेसिकली आउटसाइड एयर, उसकी टर्मिनोलॉजी है। तो तीसरा फंक्शन जो हमारा एचवैक सिस्टम को लगाने का है वो ये है कि हम बाहर से आउटसाइड एयर यानी फ्रेश एयर को इंडोर एयर क्वालिटी को मीट करने के लिए हम इसको सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो पर्पज है दैट इज फिल्ट्रेशन। बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक सर्टन फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, खासतौर पे क्लीन रूम्स हो गए, और अब तो खैर नॉर्मल स्पेसेस जो है हमारी ऑफिस स्पेसेस, उसमें भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं फिल्ट्रेशन की। एशरे जो है वो डिफरेंट मिनिमम फिल्ट्रेशन लेवल बताता है कि सर्टन एरियाज में आपने किस लेवल के फिल्टर जो है कितने परसेंट एफिशिएंट वो लगाने हैं। तो फिल्ट्रेशन इज आल्सो वन पर्पज ऑफ इंस्टॉलिंग दी सिस्टम। और लास्ट जो है वो दैट इज द एयर मूवमेंट इन द ऑक्यूपाइड। आप चाहते हैं कि आप एक मूवमेंट क्रिएट हो वेलोसिटी एयर की, जस्ट लाइक जैसे हम गर्मियों में पंखे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जो एयर मूवमेंट है वो भी हमें एक कंफर्ट का एहसास देती है। क्योंकि जब एयर जो है वो हमारी स्किन के साथ से मूव करती है तो वो हमारी स्किन से, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा होता है, तो वो जब हवा उसके ऊपर से गुजरती है तो स्किन पे कूलिंग इफेक्ट हम फील करते हैं, उस वजह से हमें कंफर्ट फील होती है। तो एयर मूवमेंट भी जो है दैट इज ऑल्सो वन पर्पज ऑफ यूजिंग और इंस्टॉलिंग द HVAC सिस्टम। तो इन इन 5 चीजों को लेके हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम इन 5 चीजों को लेके, कंफर्ट है पहला क्राइटेरिया, तो इन मोस्ट केसेस समटाइम्स प्रोसेस होता है, किसी प्रोसेस को करने के लिए हमें सर्टन पैरामीटर्स चाहिए। प्रिजर्वेशन है, कोई चीज़ हमने प्रिजर्व करनी है, जिस तरह आर्टिफैक्ट्स हैं मुख्तलिफ, ओल्ड पेंटिंग्स जो हैं, तो इस तरह से कई
जगहों के ऊपर हमें प्रिजर्वेशन के लिए भी एचवीएसी सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कि अगर एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होगा तो प्रोडक्टिविटी भी जो है वो एम्प्लॉयज की बेहतर होगी। और कंटेमिनेशन कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है। कंटेमिनेशन कंट्रोल जो है अ, ये एक जगह से दूसरी जगह को की कंटेमिनेशन को बचाने के लिए कि एक रूम में अगर कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट है तो वो एयर जो है दूसरे एरिया में ना जाए। तो इसके लिए भी एचवीएसी सिस्टम यूज किया जाता है। ये एज अ कंटेमिनेशन कंट्रोल भी यूज करते हैं। तो जिस तरह आपने पिछले दिनों में जैसे कोरोना वगैरह आया था, तो कोरोना में के पेशेंट अगर जिस कमरे में हैं तो उसकी एयर को दूसरे रूम्स में जाने से बचाने के लिए भी एचवीएसी सिस्टम लगाए जाते हैं। तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि उसको किस तरह से हमने इस हद तक सिस्टम जो है उसको यूज करना है और उसको यूज करके कंटेमिनेशन को स्प्रेड होने से बचाना है। तो ये 5 मेन पर्पस हैं इसको इंस्टॉल करने के एचवीएसी सिस्टम्स को। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका तो कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए। अच्छा सर, ये पहली स्लाइड में जो आपने इसमें वेंटिलेशन का पैरामीटर बताया था, इसमें एग्जॉस्ट एयर भी तो हम कंसिडर करते हैं ना, कि एग्जॉस्ट एयर हमें जो जैसे किसी स्पेस से मूव करनी होती है। आपने इसमें खाली कहा कि फ्रेश एयर का ऐसा जिक्र ही किया, है तो इसमें बिल्कुल। एग्जॉस्ट एयर का लेकिन प्राइमरी पर्पस हमारा जो है वो ठीक कह रहे हैं आप, एग्जॉस्ट भी आ जाता है। तो हम्म। वो सर्टेन एरियाज में है, सर्टेन में नहीं यूज करते हमें एग्जॉस्ट की रिक्वायरमेंट। लेकिन वेंटिलेशन जो है वो तमाम एरियाज में यूज होती है। बाकी ठीक है आपका पॉइंट, एग्जॉस्ट सिस्टम भी इसमें आ जाती है। जी ठीक होगा। अच्छा, अब ये है कि ये थोड़ा सा बेसिक्स है कूलिंग लोड कैलकुलेशंस के ऊपर। तो अब हम कूलिंग लोड कैलकुलेशंस का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ कूलिंग एंड हीटिंग लोड। तो हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स आर द रेट्स ऑफ एनर्जी एडिशन और रिमूवल। तो अगर हमने किसी एरिया में कूलिंग करनी है तो वहां से हम हीट को बाहर निकालेंगे, और अगर कहीं पर अगर हमने हीटिंग करनी है तो वहां पर हम हीट को ऐड करेंगे। अब जिस रेट से हम ऐड करेंगे, यानी कितना हीट रिमूव करना है किस रेट से, पर सेकेंड या पर आवर, दैट इज आवर कूलिंग लोड। और अगर हीटिंग कर रहे हैं तो किस रेट से हम ऐड कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, वो दैट इज आवर हीटिंग लोड। और ये कर क्यों रहे हैं? अगेन टू अचीव टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कूलिंग लोड कूलिंग लोड्स रिजल्ट फ्रॉम मैनी कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेसेस। देखें, जब आप ये एक बड़ा सिंबॉलिक सा आप देखें कि ये इस इमेज के अंदर जी सर। ये नीचे इन्होंने आग जलाई हुई है, इस आग के ऊपर एक मेटेलिक रॉड है। सही है सर। तो एक साइड को हम हीट कर रहे हैं तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड भी हीट होती जाएगी। बिल्कुल सर। तो इसी बिल्कुल ऐसे ही कि अगर बाहर दीवार के ऊपर सूरज पड़ रहा है तो वो सूरज पड़ता रहेगा तो दीवार एक टाइम आएगा कि अंदर से भी कुछ ना कुछ गर्म होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। क्या रहा है कि हीट ट्रांसफर हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ हीट ट्रेवल कर रही है। ठीक है सर। हीट जो ट्रेवल कर रही है ये जब मेटल्स में या सॉलिड चीज में जो हीट ट्रेवल करती है उसको कहते हैं ये कंडक्शन के थ्रू ट्रेवल कर रही ठीक है सर, क्लियर है। ठीक हो है। गया। इसी तरह ही आप ये आग जल रही है, इसके ऊपर आपने हाथ थोड़ा फासले पे रखा हुआ है तो आप तक ये हीट पहुंच रही है। ये हीट कैसे पहुंच रही है? बिल्कुल। क्योंकि आग का धुआं जो है वो आपकी गर्म धुआं आप तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो जो धुआं है वो चूंकि कोई सॉलिड नहीं है, वो गैसियस फॉर्म है, गैस की फॉर्म में है। तो गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। क्लियर है सर। ठीक है। इसी तरह ही वाटर में, पानी के अंदर भी कन्वेक्शन ही के थ्रू होती है। आप देखते हैं पानी आप बॉयल करने के लिए रखते हैं सर्टेन टाइम के बाद, ऑल्दो हीट तो आप बॉटम पे कर रहे हैं नीचे, लेकिन पानी ऊपर वाले भी गर्म हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा ही है ना? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये कन्वेक्शन प्रोसेस है हीट का। ठीक है सर। और इसी रेडिएशन प्रोसेस भी होता है कि आप जिस तरह सूरज की शुआएं जो हैं वो जमीन तक पहुंच रही हैं, रेडिएट कर रही हैं, इसको रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं कि मीडियम थ्रू वेव जो है वो हीट ट्रेवल कर रही है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास हीट में हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, हीट गेन सोर्सेज। एक तो हीट ट्रेवल करेगी हमारी बिल्डिंग बिल्डिंग की बाउंड्री से।
उसको हम एक्सटर्नल कहेंगे। उसमें हमारे बिल्डिंग की वॉल्स आ जाती हैं, रूफ, विंडोज, स्काईलाइट, डोर्स, फ्लोर्स वगैरह, ये सब एक्सटर्नल में आ जाते हैं। यानी जो एरिया आपने एयर कंडीशन करना है, उसके अंदर अगर कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको कहेंगे ये इंटरनल हीट गेन है। और अगर कोई हीट उस एरिया के बाहर से आ रही है तो उसको कहेंगे कि ये एक्सटर्नल हीट गेन है। तो जो बाहर से आएगी वो जाहिर बात है या दीवार में से गुजर के आएगी, या छत में से आएगी, या खिड़की में से आएगी, या दरवाजे में से आएगी, या फर्श में से आएगी। तो ये कुछ पैसेजेस हैं जहां से बाहर से जो हीट है वो आएगी। अगर कोई अंदर हीट जनरेट हो रही है तो उसमें हमारे पास कौन कौन से अवामिल हो सकते हैं जिनसे इंटरनली हीट जनरेट हो। बिशारत, आप कुछ इसमें ऐड करेंगे? इंटरनल में ये लाइट्स वगैरह ह्यूमन हो सकते हैं, और जो इक्विपमेंट वगैरह होगा उसका, ये वजह हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरनल में जनरली लाइट्स होती हैं, पीपल, कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है वो चल रहा है, कोई मशीनरी है, अप्लाइंसेस जिस तरह हमारे पास टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, और इक्विपमेंट में लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर आ जाएंगे। अप्लाइंसेस में होंगे, अप्लाइंसेस आप देख लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हीट गेन सोर्स, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ये होता है कि ऐसी हवा जो कि हम बाहर से अंदर की तरफ हमारी कंडीशन स्पेस में आए, गर्म हवा। मिसाल के तौर पर आपका जो दरवाज़ा है, आप फर्ज करें आपने कोई अपने घर में किसी एक कमरे में एसी लगाया हुआ है, तो आपकी कोशिश होती है कि जल्द जैसे ही दरवाज़ा खुले उसको फौरन आप बंद कर दें। इसमें आप क्या चाह रहे होते हैं? आप ये चाह रहे होते हैं कि बाहर से गर्म हवा जो है वो कमरे के अंदर ना आए, क्योंकि गर्म हवा अंदर आएगी तो वो लोड का हिस्सा बनेगी और आपके एसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। एक होती है फ्रेश एयर का एडिशन, आउटसाइड एयर का, वो हम अपनी मर्जी से ऐड कर रहे होते हैं इंडोर एयर क्वालिटी को मीट करने की। जो इनफिल्ट्रेशन होती है इसमें ये हमारी मर्जी से नहीं हो रही होती, हम नहीं चाहते कि ये इनफिल्ट्रेशन हो, लेकिन फिर इसको हमें कम से कम करना होता है। कैसे कर सकते हैं कम से कम, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उसमें हम ये करते हैं कि एरिया को प्रेशराइज कर देते हैं, यानी उसमें पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ताकि कमरे से हवा बाहर तो जाए लेकिन कमरे के अंदर ना आए। नेक्स्ट जो हीट गेन सोर्स है वो हमारा सिस्टम ऐड करता है। सिस्टम की कैटेगरी में जो हीट गेन्स ऐड होती हैं, पहली फर्स्ट कैटेगरी इज आउटडोर एयर। सिस्टम लेवल पे आपका आउटडोर एयर का की जो बाहर से हवा आपने फ्रेश एयर या आउटडोर एयर या आउटसाइड एयर ली है, वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको आपने कूल डाउन करना है। ये सिस्टम की कैटेगरीज में आती है। नेक्स्ट है डक्ट लीकेज। डक्ट हम कहते हैं कि कोई इक्विपमेंट है उसके आगे हमने एक मेटेलिक शीट की का पैसेज एक लगाया है और उसको अपनी उस एरिया तक लेकर गए हैं जहाँ पर हमें एयर कंडीशनिंग चाहिए। तो अगर रिमोट एयर कंडीशनिंग चाहिए, इक्विपमेंट कहीं पड़ा है और एयर कंडीशन स्पेस कहीं है, तो उसको जो एयर हमने कूल किया है AHU में या पैकेज यूनिट में, उसको डक्ट के थ्रू हम आगे तक ट्रांसफर करेंगे उस रूम तक। अब उस ट्रांसफर में कुछ ना कुछ एयर जो है वो जॉइंट्स के थ्रू, डक्टिंग के जॉइंट्स के थ्रू लीक कर जाएगी। दैट इज कॉल्ड डक्ट लीकेज। और ये डक्ट लीकेज जो है ये अभी आज ही मुझे एक बंदे का सवाल आया था, उसने कोई 2 ढाई साल पहले कोर्स किया था एक मेरे पास, और उसका सवाल था कि ये मुझे डक्ट लीकेज की परसेंटेज आप बता दें। मेरा इंटरव्यू है एक जगह पे, तो उन्होंने, बल्कि इंटरव्यू हो गया है, उन्होंने मुझसे कोई 3 4 सवाल किए हैं और उनमें से एक सवाल ये भी है कि डक्ट लीकेज जो है वो कितने परसेंट हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। तो डक्ट लीकेज जो है और वो बता रहा था कि मेरा सेकंड इंटरव्यू भी है, तो आप मुझे गाइड करें कि कितने परसेंट हम डक्ट लीकेज लेते हैं। नेक्स्ट है जी हीट गेन। तो डक्ट की जो कोल्ड एयर हमने डक्ट में इंडक्ट की है वो उसमें उसमें वो किसी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हीट ट्रांसफर हो रही है। जैसे आप फॉल सीलिंग के अंदर डक्ट को रन करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो डक्टिंग के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर लो है, जो आउटसाइड फॉल सीलिंग का जो एरिया है उसमें टेम्परेचर हाई है।
तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, और जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर की एयर आपने अपने एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट से निकाली थी, उसका टेम्परेचर स्लाइटली राइज हो गया। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस हीट गेन को और इस डक्ट लीकेज को बचाएं कि ये ना होने पाए, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो होती है, उसको हम बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। तो डक्ट लीकेज को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सीलेंट्स लगाते हैं, जॉइंट्स बेहतर से बेहतर करते हैं, वर्कमैनशिप को बेहतर से बेहतर करते हैं। हीट गेन को बचाने के लिए हम इंसुलेशन करते हैं, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट थिकनेस की इंसुलेशन की जाती है। अगर डक्ट आउटडोर्स है तो 2 इंच की इंसुलेशन करते हैं, अगर इंडोर्स पे है तो अमूमन 1 इंच की जाती है। रीहीट जो है समटाइम हमें करना पड़ती है, कि पहले एयर को हमने काफ़ी ज़्यादा कूल किया है, फिर उसको हीट करते हैं। ये अमूमन ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। इसके अलावा फैन एंड पंप एनर्जी, जो हम फैन एयर को मूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस फैन की इनएफिशिएंसी जो है वो भी पार्ट बनती है एयर को हीट करने का। प्लस जो मोटर जो उस फैन को ड्राइव कर रही है, उस मोटर की जो हीट है वो भी उस एयर स्ट्रीम में ही जाती है। प्लस पंप की एनर्जी जो है, पंप जब आप फ्लूइड को मूव करते हैं तो फ्लूइड जब वाटर जो है जब वो मूव करता है पाइपिंग में, तो उसको जो रेजिस्टेंस मिलती है, वो रेजिस्टेंस जो है वो भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने का सबब बनती है। ठीक है जी। सो ये दीज आर एक ओवरव्यू था हीट गेन सोर्सेज का हमारे सिस्टम में। इसमें कोई आपका सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। तो हम यूज करेंगे आवरली एनालिसिस प्रोग्राम कैरियर का फॉर आवर कूलिंग लोड कैलकुलेशन। ये जस्ट उसका नाम ही आपको बताया, अभी इसको यूज नहीं करने लगे। उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम ये करते हैं कि उसको हम बताते हैं कि आप हमारा इंडोर कंडीशंस क्या हमने रखनी है। सिर्फ यही नहीं ना कि उसको बता दिया कि कूलिंग करनी है, कूलिंग कितनी करनी है, हर बंदे की कूलिंग का लेवल अपना है। तो हमें उसको बताना होगा कि हमें इंडोर कंडीशंस क्या चाहिए, प्लस हम जहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का आउटडोर डिजाइन कंडीशंस क्या है, वो भी बताना पड़ेगा। सो उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। हमारे पास वैल्यू डिपार्टमेंट से एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाती हैं, पाकिस्तान बिल्डिंग कोड से मिलती हैं, प्लस एशरे की हैंड बुक्स हैं, फिर एक वेबसाइट है जिसका नाम है timeanddate.com, इससे भी वैल्यूज मिलती है। तो ये हम आगे चल के यूज करेंगे सब। तो इंडोर डिजाइन कंडीशन के लिए हमें हम कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहला तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि रूम फंक्शन क्या है, यूजेज क्या है। अगर कोई ऐसा कमरा, जैसे आपके पास कोई आर्किटेक्चर ड्राइंग आई है और आपको बताया गया है कि जनाब इसकी एयर कंडीशनिंग करें, और सिर्फ आपके पास डायमेंशन हैं उस रूम की, आपको ये नहीं पता कि इस रूम का फंक्शन क्या है, इस रूम में होगा क्या, क्या यहाँ पर कोई मशीन इंस्टॉल होंगी, ये कोई किचन बन रहा है, ये कोई वेडिंग हॉल है, या ये कोई क्लास रूम है, या कोई ऑफिस बनेगा। जब तक आपको ये बात नहीं पता तब तक यू कैन नॉट डिसाइड कि आपको इंडोर डिजाइन कंडीशन क्या चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने यूजर से ये बात पूछें कि जनाब इस रूम का फंक्शन क्या है, अगर वो उस ड्राइंग के ऊपर नहीं लिखा हुआ। तो जब वो आपको बता दें कि इस एरिया का ये पर्पज है, प्लस आप उनसे ये इंक्वायर करें कि जनाब आपको यहाँ पर क्या टेम्परेचर चाहिए, आपको यहाँ पर क्या टेम्परेचर चाहिए। अगर वो बता दे आपको कि जनाब ये टेम्परेचर चाहिए, दैट्स वेरी गुड, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। और अगर वो ये ना बता पाए तो फिर आप डिफरेंट डिज़ाइन मैनुअल जो है एशरे के, वो रिकमेंड करता है कि डिफरेंट एरियाज में कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो आप उनके साथ शेयर कीजिए कि जनाब ये एशरे की ये रिकमेंडेशंस है कि इस टाइप ऑफ बिल्डिंग या इस टाइप का कमरा हो तो उसमें इतना टेम्परेचर रखा जाता है। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसको आप उनको बताएं कि जनाब हम इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं, तो आपका सिस्टम चूंकि इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो इतना टेम्परेचर हम आपके इस एरिया में रखेंगे। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, ये
अब इसको देखेंगे, टेबल 2 है एशे का, रेफरेंस इज एशे हैंडबुक HVAC एप्लीकेशन। तो इसमें वो बताते हैं कि आपको कितना जनरली टेम्परेचर जो है वो रखना चाहिए। ऑफिस एरिया दे रहे हैं ये। सबसे पहले टेबल देखिए, टिपिकल रिकमेंडेड। सो ये रिकमेंड कर रहे हैं, वो नेसेसिटेट नहीं कर रहे। तो दे आर रिकमेंडिंग जस्ट इंडोर टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी इन ऑफिस बिल्डिंग। तो ऑफिस बिल्डिंग में ये टेम्परेचर है, 7 विंटर में है और समर में। तो विंटर में 70 to 74 और समर में 74 से 78 के दरमियान। कैफेटेरिया में आप देखिए 70 to 73, समर में 78 और ह्यूमिडिटी 50% है। किचन में देख लीजिए 70 to 73.5, समर में 84 to 88। टॉयलेट्स में 72 है विंटर में। स्टोरेज जो है उसमें 64। और मैकेनिकल रूम्स जो है इसमें आप कमेंट्स देखिए कि यूजुअली इनको एयर कंडीशन नहीं किया जाता, लेकिन यह है कि विंटर में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर लोकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो फिर इसलिए वो चाह रहे हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ आप मेंटेन करें, एटलीस्ट विंटर में आप उसको मेंटेन करें। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे, ठीक है जी। कूलिंग लोड कैलकुलेशन जो हम स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम आर्किटेक्चर ड्राइंग्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे कि आर्किटेक्चर ड्राइंग्स एरियाज क्या क्या हैं, वॉल्स डायमेंशन क्या हैं, उनको हम एक शीट में कंपाइल करेंगे। स्पेस एरियाज, वॉल एरिया, विंडो एरिया, नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, उसमें कितने लोग बैठे होंगे जिस भी एरिया की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम उसमें आउटडोर वेदर डाटा डालेंगे। प्रोजेक्ट की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि किस जगह पर है। प्रोजेक्ट मरी में है, लाहौर में है, रावलपिंडी, पिशावर, स्वात, मर्दान, कोयटा, इस्लामाबाद, जहाँ पर भी है, या किसी और कंट्री में है जहाँ का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता होनी जरूरी है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है और उसकी आउटडोर वेदर कंडीशंस आपने क्या यूज करनी है। लाइटिंग वाट्स आपको पता होने चाहिए। ये जनरली हमें इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है प्रोजेक्ट का वो हमें प्रोवाइड करता है। इक्विपमेंट की हीट डिसिपेशन हमें पता होनी चाहिए। इसके हवाले से भी आपके साथ मैं डिटेल शेयर करूंगा। शेड्यूल शेड्यूल कहते हैं कि कोई भी मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है या कोई ऑफिस है, तो आपको उसकी टाइमिंग पता हो कि ये ऑफिस कब ऑपरेशनल होगा, किस वक्त क्लोज होगा, संडेज ओपन होगा या क्लोज होगा। या कोई फैक्ट्री है, क्या वो 24 घंटे चलती है या उसमें 8 घंटे काम होता है, कितने बजे से कितने बजे तक काम होता है। अगर कोई मशीनरी है उसमें, यकीनन फैक्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, तो वो मशीन कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगी और क्या हमेशा फुल लोड पे चलेंगी या पार्ट लोड पे भी चलेंगी। ये सारी बात हमें शेड्यूल्स में पता होती है। ये जनरली हम अपने अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। और अगर हमें किसी कोई इसमें एम्बिग्यूटी हो तो उसमें हम क्लाइंट से भी ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि जनाब ये मशीन का आपका यूजेज जो है या आपका जो ये ऑफिस है या जो भी आपकी फैसिलिटी है, इसकी ऑपरेशनल टाइम्स क्या हैं, इसको आपने किस तरह से यूज करना है। तो इंडोर एयर कंडीशन भी हम इसमें नेक्स्ट पैरामीटर ऐड करते हैं। ये इनपुट्स थे। जब ये सारे इनपुट्स हम इसमें कर देते हैं तो उसके बाद में हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, एक बटन प्रेस करते हैं, वो इन सारे डाटा की बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। और उन रिजल्ट्स को फिर हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम एनालाइज करने में ये होता है कि हम उसको प्रीवियस फिगर्स के साथ चेक कर लेते हैं। प्लस हम ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि विद इन स्पेसिस जो है वो लोड की वेरिएशन क्या चल रही है। क्या किसी स्पेस में बहुत एक्सेसिव लोड है तो उसकी रीजन देखते हैं जाके कि इसमें बहुत ज़्यादा लोड क्यों आ रहा है, उसको डिग आउट करते हैं। अगर उसकी कोई वैलिड रीज़न हमें पता चल जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वैलिड रीज़न ना पता चले तो उसको फिर जो हमने एंट्रीज की हैं डेट सॉफ्टवेयर में उसको रिव्यू किया जाता है, या जो डाटा टेक ऑफ इनिशियली हमने किया था उसको रिव्यू करते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स आए। और विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्या होती हैं, वो अगेन ये विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस आप यू नो के एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्या हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा।